जंतर मंतर दिल्ली का वही इलाका जहां पिछले कई दशकों से देश के बड़े बड़े आंदोलन अपनी आवाज, कभी किसान, कभी छात्र, कभी कर्मचारी तो कभी राजनीतिक संगठन। लेकिन इस बार जंतर मंतर पर शुरू हुआ एक छात्र आंदोलन कुछ ही दिनों में पूरे देश की सबसे चर्चित राजनीतिक बहस बन जाएगा। शायद इसका अंदाजा वहां मौजूद लोगों को भी नहीं रहा होगा। पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था। अलग अलग राज्यों से आए युवा अपनी मांग को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इसी प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। वीडियो में एक युवती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करती दिखाई दी। कुछ ही घंटों में ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच गया। सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। किसी ने इसे गुस्से में निकले शब्द कहा तो किसी ने इसे लोकतांत्रिक विरोध की सीमा पार करना बताया। वीडियो वायरल होने के बाद ये मामला केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा। नोएडा की रहने वाली 25 वर्षीय रुचिका सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। शिकायत के आधार पर नोएडा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 352, 353 की उपधारा 1 और 356 की उपधारा 1 के तहत 0 एफआईआर दर्ज की। चूंकि घटना दिल्ली के जंतर मंतर की थी, इसीलिए आगे की जांच के लिए ये मामला दिल्ली पुलिस को भेज दिया गया। इस बीच खबर सामने आई कि पुलिस रुचिका की तलाश कर रही है और सोशल मीडिया पर भी इस पूरे मामले को लेकर बहस तेज होती जा रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक और बात थी जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आमतौर पर जब किसी राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है तो बहस राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रह जाती है। लेकिन इस बार घटनाक्रम ने बिल्कुल अलग मोड़ ले लिया। एफआईआर दर्ज होने और लगातार बढ़ती बहस के बीच पीएम मोदी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया। ये कोई बड़ा राजनीतिक भाषण नहीं था, ना ही किसी रैली का हिस्सा था। ये मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो था जिसमें प्रधानमंत्री सीधे लोगों से बात करते थे। कुछ घंटे बाद सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुआ। इस बार कैमरे के सामने वही युवती जिसके वीडियो को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था, जिसने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। फर्क सिर्फ इतना था, इस बार उसके हाथ जुड़े हुए थे और उसके शब्द पहले से बिल्कुल अलग। यानी अब तक जो मामला एक वायरल वीडियो और एफआईआर तक सीमित था, अब दो अलग अलग नैरेटिव में बंटा। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का संदेश था जिसमें सजा की जगह क्षमा और मार्गदर्शन की बात कही गई। दूसरी तरफ विपक्ष और प्रदर्शनकारियों के कुछ नेताओं के आरोप थे जो इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन सवाल अब भी वही, क्या ये विवाद यहीं खत्म हो जाएगा या इसके पीछे की राजनीति अभी और बाकी थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो सामने आने के कुछ ही घंटों बाद जिस वीडियो का सबसे ज्यादा इंतजार था वो भी सोशल मीडिया पर आ गया। कैमरे के सामने लड़की थी जिसकी वजह से पिछले कई दिनों से देश भर में बहस चल रही थी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पे आक्रोश नहीं था बल्कि पछतावा दिखाई दे रहा था। हाथ जोड़कर रुचिका सिंह ने देशवासियों से माफी मांगी और कहा, मैं 15 साल अपने दोस्तों के साथ कनॉट प्लेस घूमने गई थी। वहां छात्र प्रदर्शन चल रहा था और आसपास मौजूद कुछ लोग पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे। मैं उसी माहौल और भीड़ के बहकावे में आ गई। वहां कई लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार अपशब्द बोल रहे थे। उन्हीं लोगों के बहकावे में आकर मैंने भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जिस पर अब उन्हें गहरा अफसोस। उन्होंने जो किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूरे देश से क्षमा मांगती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने शब्दों की वजह से बहुत शर्मिंदा हैं और ये उनकी पहली और आखिरी गलती मानकर उन्हें माफ। अब लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आखिर कुछ ही घंटों के भीतर ऐसा क्या हो गया कि वही लड़की जो प्रदर्शन के दौरान इतने आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रही थी, अचानक हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। इसी सवाल के साथ राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। इस बीच रुचिका की मां का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ उसके लिए पूरे परिवार को अफसोस है। उनके मुताबिक पुलिस अधिकारियों को पहले ही माफीनामा सौंप दिया गया था और परिवार इस पूरे घटनाक्रम से बहुत दुखी है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बेटी से गलती हुई है और परिवार उस गलती को सही नहीं ठहराता। मां के इस बयान से ये जरूर साफ किया कि परिवार भी इस विवाद को आगे बढ़ाने की बजाय खत्म करना चाहता है। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो को लेकर एक और चर्चा शुरू हो गई। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं उसकी जड़ शायद उनके अपने राजनीतिक अनुभवों में भी देखी जा सकती। चर्चा फिर से 1974 के गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन तक पहुंच गई। उस समय गुजरात में छात्रों ने भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू किया। बाद में यही आंदोलन पूरे देश की राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्याय बना और नरेंद्र मोदी उस दौरान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े युवा कार्य और छात्र आंदोलन के दौरान संगठनात्मक जिम्मेदारियों में सक्रिय रहे थे। इसके बाद आपातकाल का दौर आया जब विपक्षी गतिविधियों पर रोक लगी और भूमिगत स्तर पर काम करने वाले कई कार्यकर्ताओं में पीएम नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल रहा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि युवाओं के आंदोलन और विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रधानमंत्री का नजरिया कहीं न कहीं उन शुरुआती राजनीतिक अनुभवों से भी प्रभावित माना जाता है। हालांकि इसे लेकर अलग अलग राजनीतिक विचार भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के वीडियो में भी इस सोच की झलक दिखाई दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि गुस्सा समाज में हो सकता है, लेकिन युवाओं को सिर्फ उनकी एक गलती के आधार पर हमेशा के लिए अपराधी नहीं मान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई युवा भटक गया है तो समाज की जिम्मेदारी उसे सही रास्ता दिखाने की है।
उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद उन युवाओं को माफ करना चाहते हैं और समाज में भी यही अपील करते हैं कि नफरत की जगह संवाद और मार्गदर्शन का रास्ता चुना जाए। उनके इस संदेश के कई लोगों ने सराहना की, जबकि कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा। लेकिन दूसरी तरफ कहानी का दूसरा पक्ष भी उतनी ही तेजी से सामने आ रहा था। प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले संगठन और उससे जुड़े नेताओं का कहना था कि पूरे मामले को जिस तरह आगे बढ़ाया गया है उससे युवाओं में डर का माहौल पैदा हो चुका है। उनका तर्क था कि किसी की भाषा गलत हो सकती है, उसकी आलोचना भी हो सकती है, लेकिन उसके जवाब में आपराधिक कार्रवाई और फिर उसके बाद माफी का वीडियो सामने आना कई सवाल खड़े करता है। हालांकि इन आरोपों को लेकर अब तक कोई ऐसा आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आए हैं जिससे ये साबित हो सके कि माफी किसी के दबाव में कराई गई। पीएम मोदी के संदेश और रुचिका सिंह के माफी वीडियो के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद ये विवाद अब धीरे धीरे शांत हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहस का सबसे तीखा दौर अभी बाकी था, क्योंकि अब इस विवाद में खुलकर सामने आ गए थे कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और प्रवक्ता सौरभ दास। दोनों ने सिर्फ एफआईआर पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि सरकार और पुलिस की कार्रवाई को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। दूसरी तरफ उनके बयान पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं आई और पूरा विवाद एक नया राजनीतिक मोड़ पर पहुंच गया। अभिजीत दीपके ने रुचिका सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर का विरोध करते हुए कहा कि किसी भी तरह की गाली या अपमानजनक भाषा का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन सिर्फ गाली देने के आधार पर किसी युवा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करना भी सही तरीका नहीं है। उनका कहना था कि अगर किसी ने गलत भाषा का इस्तेमाल किया तो उसे समझाया जाना चाहिए, उससे माफी मंगवाई जा सकती, लेकिन उसे अपराधी की तरह पेश करना उचित नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर इसी आधार पर कार्रवाई हो रही है तो फिर सोशल मीडिया पर वर्षों से नेताओं और खासकर महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर भी समान कार्रवाई क्यों नहीं हुई। यही नहीं, अभिजीत दीपके ने बीजेपी के आईटी सेल का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जाता रहा है। उनके मुताबिक अगर कानून सबके लिए बराबर है तो ऐसी भाषा इस्तेमाल करने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुराने विवादित बयानों का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि क्या देश में अलग अलग लोगों के लिए कानून अलग अलग इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि ये अभिजीत दीपके के आरोप और राजनीतिक बयान है। इन दावों पर संबंधित पक्षों की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो सामने अभी तक नहीं आई। अब इसी दौरान सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने भी इस पूरे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है तो वो मानहानि जैसे कानून विकल्प अपना सकता है, लेकिन केवल आपत्तिजनक भाषा के आधार पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक कानून का इस्तेमाल करना उन्हें उचित नहीं लगा। सौरभ दास ने कहा कि वो इस्तेमाल की गई भाषा का बचाव नहीं कर रहे, लेकिन उनका मानना है कि ऐसे मामलों में आपराधिक कार्रवाई से युवाओं के बीच डर का माहौल पैदा हो सकता है। उन्होंने पुलिस से भी अपील की कि वो राजनीतिक विवाद से दूर रहकर निष्पक्ष तरीके से कानून का पालन करे। अब इस बीच सोशल मीडिया पर राजनीतिक गलियारों में एक और दावा तेजी से फैलने लगा। विपक्ष और प्रदर्शन से जुड़े कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि रुचिका सिंह का माफी वाला वीडियो पुलिस और प्रशासन के दबाव में रिकॉर्ड कराया। उनका कहना था कि एफआईआर दर्ज होने और पुलिस की कार्रवाई के बाद ये माफी सामने आई। हालांकि इस आरोप की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई और प्रशासन की ओर से भी ऐसा कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है जिससे ये साबित हो कि माफी दबाव में कराई गई। दूसरी तरफ रुचिका सिंह ने अपने वीडियो में खुद कहा कि उन्हें अपने शब्दों पर पछतावा है और उन्होंने अपनी इच्छा से देशवासियों से माफी मांगी। यानी इस पूरे विवाद में दो अलग तस्वीरें सामने आई। पहले तस्वीर में पीएम मोदी का संदेश, जिसमें उन्होंने कहा कि युवाओं को गुमराह और सजा देने से ज्यादा जरूरी है उन्हें रास्ता दिखाना। उन्होंने समाज से अपील की कि गुस्से और बदले की भावना से ऊपर उठकर ऐसे युवाओं को समझाने की कोशिश की जाए। दूसरी तरफ विपक्ष और प्रदर्शनकारी संगठन, और दूसरी तस्वीर विपक्ष और प्रदर्शनकारी संगठन की थी, जो यह सवाल उठा रहे थे कि क्या विरोध प्रदर्शन के दौरान बोले गए शब्दों पर इस तरह की आपराधिक कार्रवाई लोकतंत्र व्यवस्था के अनुरूप है। इस पूरे घटनाक्रम ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या लोकतंत्र में विरोध जताने की आजादी का मतलब किसी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना हो सकता है? अगर नहीं तो ऐसी स्थिति में कानून की सीमा क्या होनी चाहिए? क्या हर ऐसे मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए या सामाजिक और नैतिक जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण है? अब दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगता है तो क्या समाज को उसे दूसरा मौका देना चाहिए? ये ऐसे सवाल है जिनके जवाब कानून से ज्यादा समाज और लोकतंत्र की समझ से जुड़े हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे विवाद के दौरान पीएम मोदी ने अपने संदेश में सख्त कार्रवाई या दंड की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने युवाओं को गले लगाने और उन्हें सही दिशा दिखाने की बात की। वहीं दूसरी ओर विपक्ष और सीजेपी जैसे संगठनों ने पुलिस कार्रवाई और एफआईआर पर सवाल उठाते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़कर देखा है। यानी दोनों पक्षों की प्राथमिकताएं अलग थी और इसी वजह से ये विवाद सिर्फ एक वीडियो का नहीं बल्कि लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक संस्कृति पर बहस का विषय बन गया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस की कानूनी प्रक्रिया जारी है, वहीं सोशल मीडिया पर बहस भी अभी थमी नहीं है। आने वाले दिनों में जांच किस दिशा में जाती है, अदालतें क्या रुख अपनाती हैं और इस पूरे विवाद का कानूनी निष्कर्ष क्या निकलता है, इस पर सभी की नजर बनी रहेगी। लेकिन एक बात तय है, जंतर मंतर पर बोले गए कुछ शब्दों से शुरू हुई ये कहानी अब केवल एक लड़की, एक वीडियो या एक एफआईआर की कहानी नहीं रह गई। ये उस सवाल की कहानी बन चुकी है जहाँ लोकतंत्र में विरोध की मर्यादा, कानून की भूमिका, राजनीति की भाषा और समाज की जिम्मेदारी
चारों एक साथ खड़े दिखाई देते हैं और शायद यही वजह है कि ये पूरा घटनाक्रम आने वाले समय में भी राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का हिस्सा बने। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आप हर जरूरी अपडेट सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जरूर जुड़ जाएं। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप आसानी से हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलूंगी आपसे अगली किसी बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।